दीदी सतीश की शादी में आप सबको देने के लिए साड़ियाँ कहाँ से खरीदी थी? अरे क्यों पूछ रही है? मैंने बोला ना सही टाइम आने पे मैं खुद तुझको लेकर चलूंगी। तू क्यों इतना लबर लबर करती है? दीदी मैं तो बस पूछ रही थी, अगर आप बता देती तो सही रहता। रेट में क्या रखा है नलिनी? वैसे भी मेरा एक ही बेटा था, उसकी शादी कर दी मैंने। अब मुझे क्या ही करना है? तेरे बेटे की शादी में मैं भी तो कुछ खर्च करूंगी ना। तू बस बता देना कहाँ घट रहा है, फिर देखना हर जगह तू मुझे ही पाएगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है दीदी, मैंने देखा है आपको। आप ईशी को कितना मानती हो, एकदम अपने बच्चे की तरह रखती हो। अरे इतना तो मैं भी अपनी बच्ची को नहीं पूछती जितना आपने पूछा है। तो फिर? अरे मानती नहीं, ईशी मेरी भी बेटी है। हाँ दीदी, लेकिन आप बता देती कहाँ से साड़ियाँ लेनी है तो सही रहता। वो क्या है ना, मैं अलग अलग जगह के रेट्स पता कर रही हूँ। मेरी बहन ने भी एक स्टोर का नाम बताया है, कह रही थी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है वहाँ। ओहो, तो अंदर ही ये खिचड़ी पक रही है। नलिनी तो बता देती मुझे, मैं एक ही बार में सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अरे नहीं, सब सही समझ रही हूँ। जब तुम्हें अपनी बहन के बताए हुए साड़ी वाले के पास से साड़ी लेनी थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना करती। अरे भाभी, मैंने अभी तय नहीं किया है, मैं बस सोच रही थी। देखो नलिनी, तुम बैठ के सोच लो, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। अरे भाभी बता दीजिए अब। नहीं नलिनी, मैं बता देती, सच में बता देती, लेकिन अब नहीं बताऊंगी। तुम्हें पता है नलिनी, मुझे ना किसी का कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम ये करोगी तो चुन लो। क्या? किसे चुनो दीदी? देखो, चुनाव तो करना पड़ेगा नलिनी। अगर अपनी बहन के साथ साड़ी लेने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन फिर मेरे पास मत आना, इतना कह देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं भला आपको कैसा नहीं चुनूंगी, आप मेरे घर की है और आपको पता भी तो है, जानकारी है, आपकी अपने बेटी की शादी है। ठीक है दीदी, आप बता दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। तो दीदी मैं गेट बंद कर देती हूँ। दीदी के नखरे तो देखो, जैसे माउंट आबू की ऊंचाई। बाप रे, कैसे ये शादी बीतेगी भगवान ही मालिक है। शादी को अब 4-5 दिन ही बचे थे। नलिनी सुषमा के घर आती है। गोलू, ए गोलू, कहाँ है? जरा इधर तो आ। हाँ बड़ी माँ, आइए आइए। अरे मैं तो आ गई, वरना तुम लोगों का तो ध्यान ही नहीं था कि घर में कोई बड़ा भी है। शादी के लिए उनसे भी कोई राय लेनी चाहिए, क्यों? अरे नहीं नहीं बड़ी माँ, मम्मी तो रोज आपको याद करती है। और तू नहीं करता? ये बता, तेरे घर में पैर वैर छूने का रिवाज है कि नहीं? बड़ी माँ कर रहा है, और पैर तो छोड़ो, नमस्ते हाय हेलो कुछ नहीं। अरे प्रणाम बड़ी माँ, वो आपने एकदम से बुला लिया ना तो समझ में नहीं आया कुछ। समझ में नहीं आया, सब पता है मुझे। गर्लफ्रेंड की माँ के पैरों को धो के पी जाओगे हैं, लेकिन बड़ी माँ के पैर थोड़ी ना छुओगे। ये बता, तेरी माँ कहाँ है? बड़ी माँ, मम्मी तो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप ऐसा करो ना, एक बार रूम में जाकर देख लो, अंदर ही मिल जाएगी आपको। अंदर तो मिल ही जाएगी, तुझसे पूछा इसीलिए था कि यहाँ बुला कर ले आओ उसे। तुम लोग बिना किसी लायक नहीं हो, और मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। ऐसा लगता है जैसे कोई पड़ोसन हूं मैं। अरे नलिनी, कहाँ है भाई? तू कहाँ छुपी बैठी है? अरे दीदी आप आइए आइए। अरे भाई, बेटी की शादी है 4-5 दिन में, तुझे कोई चिंता विंता है कि नहीं? क्या मतलब दीदी, मैं समझी नहीं। अरे रिश्तेदारों को नाराज करेगी क्या? साड़ी लेने नहीं चलना? दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं साड़ी ले आई। वो मैंने बताया था ना आपको, मेरी बहन बता रही थी एक स्टोर का नाम, तो अगले दिन वो आई थी चलने के लिए, मैं मना नहीं कर पाई दीदी, तो ले आई। और आपको बताओ दीदी, इतनी रिजनेबल प्राइस में साड़ियां मिली है, बता नहीं सकती आपको। तो अब बता भी मत मुझे। अरे तू साड़ी ले आई और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी मेरी? क्या दीदी, इसमें बेइज्जती कैसी? क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? पूछ अपनी माँ से। जा रही हूँ मैं, कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अरे बड़ी माँ, कहाँ? बैठो बैठो आप यहाँ पर, क्या बात हो गई बताओ तो। ये तेरी माँ बोली थी मेरे साथ साड़ी लेने चलेगी तेरी शादी में आने वाले लोगों को देने के लिए, और अपनी बहन के साथ जाकर ले आई, और अब बता रही है। बताओ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? मम्मी आप भी ना, आपको तो पता है ना बड़ी माँ के बारे में। क्या क्या पता है? हाँ कुछ नहीं बड़ी माँ, अच्छे छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। अब आप यहीं रुकिए, शादी में खूब एंजॉय करेंगे, साथ में धमाल मचा देंगे। मैं तो आपके साथ डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पगली, चलो किसी को तो मेरी वैल्यू है, सिर्फ तेरे कहने पर रुक रही हूँ मैं। हाँ, शादी की तैयारियां हो रही है, रात में डांस होता है।
अरे इसी गाना लगा, अब जरा डांस वांस भी करो सारे। वाह बड़ी माँ, ये हुई ना बात। एक आप ही तो हो जिसकी वजह से समा बंधा है। रुकिए अभी गाना लगाती हूँ मैं। गाना लगता है, ऐसे भी डांस करते हैं। तभी ईशी की मौसी नंदिता उसे पकड़ कर कहती है, अरे ईशी, मौसी के साथ डांस कर, वैसे भी गुड़िया मेरी कुछ दिन में चली जाएगी। ऐसे कर बेटा जैसे माँ कर रही है। क्या मौसी, आप भी ना, मस्त सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप है कि सेंटी हो रही हैं। ऐसे ही होता है बेटा, बेटियों की शादी में कभी भी आंसू आ जाते हैं। अब नो मोर आंसू, ओनली डांस। डांस करिए ना, ये। ईशी ने कहा था मेरे साथ डांस करेगी, तो ये तो इस आटे की बोरी के साथ डांस करने लगी। सच में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सब खाना खा रहे थे, लेकिन सुषमा खाना नहीं खाती। वो एक कोने में मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तब नितिन की उस पर नजर पड़ती है। भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी है? आप खाना नहीं खा रही? 5 दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी। नहीं खाना मुझे। बड़ा आया पूछने वाला। अरे किसी ने खाना दिया कि मैं खाना खाऊं? क्या भाभी, आप भी बुफे सिस्टम है, निकालिए और खाइए। आप तो जानते ना, शादी के घर में इतना ध्यान नहीं होता है। अरे चल चल, मुझे मत बता। मैंने भी सतीश की शादी की है, सबके हाथ में खाने की थाली पहुंचाई है मैंने। तुम लोगों को क्या पता, तुम जैसी लोग। भाभी आप भी नाचे। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ खाना। नहीं नहीं, क्यों तकलीफ ले रहा है? मैं कह रही हूँ ना, मर नहीं जाऊंगी मैं, बस थोड़ा वजन कम होगा, और क्या। बस ना भाभी, ला रहा हूँ ना मैं। आपके लिए पान का भी बंदोबस्त किया है मैंने, खास आपके लिए। चलो कुछ तो कर रहे हो तुम मेरे लिए, वरना अब तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अरे नलिनी, ये देख, मैं ईशु के लिए इतना सुंदर हार लाई हूँ, जरा देख तो। दिखाओ दीदी। अरे वाह, सच में बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगा है, और हो भी क्यों ना, मेरी भांजी की शादी है, लाखों में एक है, बढ़िया हार तो लाऊंगी मैं। तेरे घर में है ही कौन जो ये सब दे तेरी बेटी को? बात तो सही कह दी दीदी। अरे क्या सही कह दी है? कोई भी बाहर का तुम्हारे घर के बारे में ऐसे बोलेगा और तुम हार देकर अपने कान बंद कर लोगी? अरे आत्मसम्मान नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? नहीं नहीं दीदी, नंदिता दीदी का मतलब ये नहीं था। अरे नलिनी, क्या हुआ, बोलने देना। अब इतना सुंदर हार लाई हूँ और तो कोई लाया नहीं, तो लोग थोड़े तो जलेंगे बुनेंगे ना। दीदी मरवाओगी क्या? दीदी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने घर के बारे में इसी के पापा ही कुछ नहीं सुनेंगे। अगर आप चुप नहीं हुई तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज अब बस करो। क्या खुसर पुसर कर रही हो? जोर से बोलो, हम भी सुने क्या बुराई चल रही है। क्या दीदी, ये मेरा भी तो घर है ना, मैं क्यों अपने ही घर की बुराई करूंगी? और वो बहन है, इस घर की दुश्मन थोड़ी ना है। आप ज्यादा सोचा मत कीजिए। देखो जरा कैसे अपनी बहन के लिए मुझसे लड़ रही है। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि इस तरह से आज तेरी जबान चलने लगी? बहन को बोला जाएगा तो अच्छे अच्छे गूंगे भी बोलने लगते हैं। वो तो अच्छी खासी बहन है मेरी, मेरे पे आज भी आई ना तो सबके छक्के छुड़ा देगी। क्या बात है साली साहिबा, भाभी से कोई दिक्कत हो गई है क्या? कोई भूल हो गई उनसे? बहुत खफा खफा नजर आ रही है। मैं क्यों खफा होंगी? आपकी भाभी जान को ही मुझसे दिक्कत है। वो चाहती है कि नलिनी उनके साथ ही साड़ी खरीदे, उनसे ही सब कुछ पूछे। उनका डायरेक्ट कंपटीशन मुझसे ही तो होता है। अरे जाओ जाओ, कंपटीशन कंपटीशन जैसा मुंह भी तो होना चाहिए। देखा जीजा, अब तो मुंह पर बात आ गई, कहाँ तक कोई चुप रहेगा? कभी ना कभी तो बोलेंगे ही हम भी। अब बोल दो तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं, यही है। अच्छा अच्छा, अब बस करिए, आप लोग बच्चों की तरह लड़ने लगती है। अरे बच्चों भी आप लोगों से बड़ों जैसा बर्ताव करते हैं। नलिनी सुनो जरा, मुझे बारात के लिए एक बढ़िया साड़ी चाहिए, कुछ ऐसा जो सबकी नजरें खींच ले। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छी साड़ी है, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ भाभी, अब तो बारात का दिन पास में आ गया है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं कोई साधारण साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी। नलिनी अलमारी से साड़ी निकाल कर लाती है। लीजिए, ये देखिए, प्योर सिल्क की है, सुनहरे बॉर्डर के साथ। इस पर ना हाथ से किया हुआ काम है, बारात में बहुत जचेगी। कलर तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा हैवी होना चाहिए। अरे आप पहन कर देखिए तो यकीन मानिए, सबकी नजर आप पर ही रहेगी। इसमें इतनी बारीक कढ़ाई है, सब देखते रह जाएंगे दीदी। नहीं नलिनी, मेरा मन नहीं भर रहा, मुझे कुछ और ग्रैंड चाहिए, थोड़ा ज्यादा चमक दमक वाला। लेकिन ये तो हमारी फैमिली की सबसे महंगी साड़ियों में से है, और आपकी रंग रूप पर ये बहुत फबेगी। अरे मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा। भाभी, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शहर की सबसे बढ़िया साड़ी दिलवाऊंगा। सच नितिन, तुम मुझे ले चलोगे?
इतना कब से ध्यान देने लगे मुझ पर? लगता है मेरे बोलने का असर है। वैसे सच सच बताओ, लेकर चलोगे या सिर्फ बोल रहे हो? अरे भाभी, वादा है मेरा, आप जितनी चाहे साड़ियाँ देखना, जो पसंद आए वो लेना। अच्छा ठीक है, जाओ दोनों, लेकिन वापस आकर मुझे दिखाना जरूर कि आपने क्या चुना। अरे जरूर दिखाऊंगी। वैसे नलिनी, तुम बुरा तो नहीं मान रही कि मैंने तुम्हारी साड़ी नहीं ली? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे तो खुशी है कि आपको अपने मन की चीज मिले। आखिर बारात का दिन है, आपका मन भी तो खुश होना चाहिए ना। बस भाभी, अब ये सोच लीजिए कि हम दोनों मॉल में जा रहे हैं और वहाँ की सबसे महंगी शॉप में घुसेंगे। वाह, मजा आ जाएगा। वैसे नितिन, तुम ना बड़े समझदार हो। अच्छा, साड़ी का सही चुनाव करना आता है ना तुमको? भाभी, आप भूल रही है, मैं बहनों का भाई हूँ, माँ का बेटा हूँ। घर की औरतों के साथ खरीदारी में बचपन से ट्रेनिंग ली है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। नितिन जी को कलर कॉम्बिनेशन और फैब्रिक की अच्छी नॉलेज है। अच्छा, तो फिर मैं निश्चिंत हूँ। चलो नितिन, समय बर्बाद मत करो। वैसे भी शादी का घर है, बहुत काम है, फिर मुझे पार्लर भी जाना है। बस 5 मिनट पे तैयार हो जाइए, फिर निकलते हैं। और सुनिए, ज्यादा महंगा मत ले आइए, शादी का सीजन है, दुकान वाले बहुत लूटते हैं। क्यों ना लूं महंगा? और इसी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? हम तो सबसे महंगी वाली साड़ी लेंगे भाई। हाँ, और मैं भी भाभी के साथ हूँ, रेट गए तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो जाओ और अपने लिए एकदम रानी जैसी साड़ी लेकर आओ। जी, रानी जैसी साड़ी लाएंगे देवरानी जी। आपको कुछ चाहिए तो बताइए रानी साहिबा। दीदी, आप तो मजाक बना रही हो। जाइए जाइए, आप। जा रही हूँ भाई। घर का हॉल, सब लोग शादी की शगुन की बातें कर रहे थे तब। नितिन, जरा इधर आना। हाँ भाभी, कहिए क्या हुआ? ये देखो नितिन, सबके सामने बोल नहीं रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरा मन बहुत दुखी है। क्यों भाभी? तुमने देखा ना, नंदिता को कितना सारा शगुन मिला और मुझे बस इतना सा। मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना। अरे भाभी, ऐसी बातें मत सोचो, सबको बराबर ही मिला है, अब गलत मत समझिए। बस बस, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैंने अपनी आंखों से गिना है, उसके लिफाफे में हजारों ज्यादा थे, और अगर बराबर भी दिए होते ना तो मैं बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा देना चाहिए। इतना मान तो रख ही लेते, लेकिन नहीं, बेइज्जती कर दी मेरी। भाभी, आप तो घर की है, आपको तो कभी भी शगुन दे सकते हैं। नितिन, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे हमेशा कमतर समझा गया है। क्या मैं उतनी कीमती नहीं हूँ जितनी नंदिता है? भाभी, आप तो हमारे लिए सबसे। नहीं नितिन, अभी मत बोलना। मैं तुम्हारे लिए सच में खास होती तो तुम आज मेरे साथ खड़े होते और सबको कहते सुषमा का भी शगुन बराबर होना चाहिए। भाभी, आप मुझे ऐसे उलझन में मत डालिए, घर में फिजूल का झगड़ा हो जाएगा। ओहो, तो तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं ताकि घर में शांति बनी रहे और मेरा मन दुखी होता रहे? अरे नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। नितिन, तुम हमेशा कहते हो मैं तुम्हारी सगी बहन जैसी हूँ, तो क्या एक भाई अपनी बहन का हक नहीं दिला सकता? भाभी, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि ये रिश्ता बस दिखावे का है, और शायद फिर मैं भी इस घर में उतना मन न लगाऊं जितना अब तक लगा रही थी। ठीक है भाभी, आप शांत रहो, मैं देखता हूँ, लेकिन आप वादा करो घर में किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं खुद बात करूंगा। वादा? लेकिन देखना नितिन, अगर ये बात हल नहीं हुई तो। अरे हो जाएगी भाभी, आप मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, मुझे पता था तुम ही हो जो मेरा साथ दोगे। आप भी ना हर बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हो। तो फिर जल्दी करो ना, ताकि अगली बार मुझे भी वैसा ही शगुन मिले जैसा नंदिता को मिला है। नितिन, देखो ना, कोई मुझे स्टेज पर बुलाने भी नहीं आया। अरे भाभी, सब लोग इधर उधर व्यस्त हैं, आप चाहे तो खुद भी चली जाइए। और भाभी, आप तो घर की बड़ी बहू है, ये बुआ और फूफा की तरह मुंह फुला के क्यों बैठ जाती हैं? खुश रहिए ना, आपके देवर की बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसके लिए मंगल कामनाएं कीजिए। जाइए, स्टेज पर जाइए भाभी। खुद क्यों जाओ? क्या मैं कोई मेहमान हूँ? घर की बहू हूँ मैं, मुझे तो सम्मान से बुलाना चाहिए था। भाभी, शायद सबको लगा कि आप पहले से जानती होंगी कि आपको आना है। नंदिता को 4 लोग आकर बुला गए और मुझे किसी ने नहीं पूछा, यह फर्क क्यों? अरे भाभी, अब छोटी छोटी बातें दिल पर मत लीजिए ना। दिल पर कैसे ना लूं नितिन, लोग देख रहे हैं, सोचेंगे मुझे यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे आप जाने का क्या फायदा, सबने देख लिया कि मुझे बुलाया नहीं गया, मेरी इज्जत तो वैसे ही कम हो गई। भाभी, आप तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे बारात में आपको जयमाला पहनानी थी। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? कम से कम स्टेज पर खड़े होने का तो हक है ना मेरा। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको स्टेज पर ले जाता हूँ और सबको बता देता हूँ कि मेरी भाभी के बिना जयमाला अधूरी है। अच्छा,
लेकिन याद रखना मैं इस बात को भूलूंगी नहीं। विदाई का माहौल, सबकी आंखों में आंसू। ईशी आगे बढ़कर सुषमा के पास आती है। पायला को बुआ जी। अरे मैं बुआ नहीं हूँ तेरी, मैं तेरी ताई हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए तो आप बुआ ही हो। अरे पर मैं तेरी ताई हूँ। हाँ पता है, बस मुंह से निकल गया। क्या करूं, आपने पूरी शादी में बुआ का रोल निभाया है ना। शादी में बुआ की कमी आप ही ने तो पूरी की थी, इसलिए मेरे दिल में आप बुआ ही हैं। अच्छा, ताई से मजाक करती है। विदाई है तेरी, नहीं तो अब भी बताती तुझे। अरे भाभी देखो तो, ये तो आपकी तारीफ कर रही है। शादी में आपने जो प्यार और जिम्मेदारी निभाई उसी के लिए तो कह रही है। अरे तू क्या कवर करने आ गया, चल जा, मुझे बुरा नहीं लगा। ईशी भी मेरी बेटी है, वो मुझे कुछ भी कह सकती है। ये हुई ना मेरी भाभी की बात। ताई सच में आपके बिना शादी का मजा आधा रह जाता। अच्छा ठीक है, खुश रहना बेटा। यही तो चाहिए। चलिए भाभी, अब ईशी को हंसते में विदा कीजिए। क्यों नहीं, खुश है मेरा बच्चा। और तेरा गिफ्ट ना गाड़ी में रखवा दिया है, जा अपने ससुराल को रोशन कर बेटा। मधु अपने बेटे यश के लिए दुल्हन ढूंढने में लगी थी, लेकिन जाने क्या बात थी कि यश किसी भी लड़की को देखकर हाँ ही नहीं करता था। छाया, पता नहीं जब भी शादी की बात करो ये यश गोल गोल बातें करके क्यों निकल जाता है। तो पता करना कहीं कोई और बात तो नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं भैया से निकलवाने की कोशिश करती हूँ, आखिर उनके मन में क्या है। फिलहाल ना मेरी फ्रेंड जूही आ रही है, प्लीज आप उसके लिए चाय बना दो। अच्छा ठीक है, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। यह जूही तो शक्ल से ही इतनी सीधी लगती है, उसे देखकर तो खुद ब खुद मेरा मन पसीज जाता है। उसके लिए मैं चाय के साथ नाश्ता भी बना दूंगी। कुछ ही देर में छाया की सहेली जूही उसके घर आती है। मम्मी देखो जूही आ गई है, आप चाय बना दो ना प्लीज। अरे छाया, आंटी जी हमारे लिए चाय बनाए और हम बैठकर गप्पे लगाए, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तुम ऐसा करो, आराम से बैठो, चाय मैं बना देती हूँ। अरे आंटी जी आप अंदर जाकर आराम करिए, मैं चाय बना देती हूँ। अरे बेटा, एक मेरी बेटी है और एक तू है, जिस घर जाएगी ना बड़े लकी होंगे वो लोग। मधु के मुंह से ये बात सुनकर जूही शर्मा कर वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद। मम्मी आपने मुझसे पता करने को कहा था ना कि भैया शादी में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्हें शादी में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मेरी फ्रेंड जूही में इंटरेस्ट है। इसीलिए आज मैं आपसे अपनी फ्रेंड जूही और यश भैया का हाथ मांगने आई हूँ। अब आप जल्दी से हाँ बोल दो बस। हाय भाई और जूही की शादी, मैं तो सोचकर ही एक्साइटेड हो रही हूँ। देख छाया, समझा देना अपनी सहेली को, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं है। वाह मम्मी, वैसे तो जब देखो जूही की तारीफ में कसीदे पढ़ती थी आप। हाय कितनी सुंदर है, हाय कितनी सीधी है, जिस घर ब्याह के जाएगी उनके भाग खुल जाएंगे। मम्मी याद है ये सारे डायलॉग किसके हैं, या मैं याद दिलाऊं? अरे मुझे क्या पता था कि ये आफत की पुड़िया मेरे ही गले पड़ने वाली है। मम्मी आप उसकी कमी तो बताओ। जूही में जब कोई कमी नहीं है तो आपको ये रिश्ता कबूल करना ही होगा। बेटे और बेटी की जिद देखकर हर माँ की तरह मधु का दिल भी पिघल जाता है और वो जूही को अपनी बहू बनाकर घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद। अरे जूही, तू बस बैठकर छाया के साथ गप्पे ही मारती रहेगी या कुछ काम में भी हाथ लगाएगी? देख रही हूँ दिन में आधा समय तुम छाया के कमरे में ही घुसी रहती हो। जब देखो ही की आवाज कमरे से बाहर आती रहती है। अरे बहू के लक्षण नहीं होते हर समय ही करना। मम्मी ये क्या बात हुई? भाभी कोई अकेले तो नहीं हंस रही थी, मैं भी उनके साथ हंस रही थी ना। मुझे तो आपने एक बार मना नहीं किया हंसने के लिए, अब आप उनकी हंसी पर भी पाबंदी लगाओगी क्या? तू ज्यादा मत बोल। बहुओं के ससुराल में रहने के कुछ कायदे कानून होते हैं और मैंने तुझसे कल भी कहा था ना, पूरे घर के पर्दे उतार कर धो दे, लेकिन देख रहे हो अभी तक वही गंदे पर्दे लटके हुए हैं। एक बात कहूँ, घर के कामों में तेरा जरा अभी मन नहीं लगता। बस दिन भर बैठ कर या तो मोबाइल चलवा लो या फिर ननद के साथ बैठकर गप्पे लगवा लो। अरे मम्मी आपकी ना भाभी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है। अभी नई नई शादी हुई है उनकी, इतनी सारी जिम्मेदारी तो मत डालो उनके सर पर कि वो बिल्कुल ही घबरा जाए और उन्हें ससुराल के नाम से ही डर लगने लगे। दिन भर काम ही तो करती रहती है वो, फिर भी आप कभी खुश नहीं होती उनसे। तू ना ज्यादा हिमायतन मत बनाकर इसकी। बहू बहू होती है और बेटी बेटी। बहू को सर पर नहीं बिठा पाएंगे हम लोग। और काम करके कौन सा एहसान करती है ये? बहुएं घर में होती है किस लिए? ये काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मम्मी वैसे तो आप बहुत कहते थे हम बहू को बेटी समझते हैं,
लेकिन बेटी वाली कोई बात तो दिखती नहीं है मुझे आपके व्यवहार में। मुझे तो आप हर काम के लिए बच्ची है कहकर टाल देती हो। और भाभी भी तो मेरी हम उम्र है ना, उनसे आप चाहती हो कि पूरे घर का काम करवा लो। अरे कुछ दिन पहले तक वो भी तो अपने मम्मी पापा के लिए छोटी बच्ची ही थी ना। ऐसे अचानक से रातों रात कैसे सब कुछ सीख जाएंगी? थोड़ा टाइम तो लगता है ना। बेटी की बातों के सामने मधु निशब्द हो जाती है और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शाम के समय जूही, आज हम दोनों शाम को बाहर डिनर पर चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। छाया को भी साथ ले चलते हैं ना। पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद में डिनर करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे यार जूही, कोई हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट मोमेंट भी होता है कि नहीं? हर जगह छाया को लेकर जाना जरूरी है क्या? हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तुम छाया को इनवाइट कर ही लेती हो, फिर तुम दोनों ननद भाभी पूरे रास्ते में हाथ डाले घूमती रहती हो और मैं पागलों की तरह बस तुम्हारा शॉपिंग बैग लेकर पीछे पीछे घूमता हूँ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारी बीवी और बहन की इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, और तुम चिढ़ रहे हो। मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना कुछ। जाने दो, मुझे समझना ही नहीं है। इस घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं है सिवाय छाया के। वो मेरा सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट है। वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सुबह से लेकर रात तक मैं घर के काम करती हूँ, लेकिन मम्मी जी को तो बस मेरी कमियां ही नजर आती हैं। जिन बातों के लिए छाया मेरे लिए स्टैंड लेती है ना, असल में तुम्हें लेना चाहिए। मम्मी की गलत बातों को देखकर तुम आंख बंद कर लेते हो, लेकिन वो मेरे सामने एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाती है। तुमने तो अपनी इच्छा से मुझसे शादी की है ना। कितने वादे किए थे तुमने कि सुख दुख में मेरा साथ निभाओगी, लेकिन बदले में क्या किया मेरे लिए बताओ। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जूही। मैं सच में शादी के बाद तुम्हारी तरफ देखना और तुम पर ध्यान देना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं जानता हूँ मम्मी तुम पर कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाती है, लेकिन फिर भी मैं चुप रहता हूँ। मम्मी को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूँ आज से घर के कामों में मैं तुम्हारी मदद किया करूँगा। अब तो तुम खुश हो ना? मुझे समझने के लिए थैंक यू यश। अगले दिन यश रसोई में जूही के साथ खाना बनाने में मदद कर रहा था। अरे देखो तो, आज से पहले तो कभी रसोई में आकर एक गिलास पानी भी नहीं पिया, और बीवी आ गई तो उसके साथ काम करवा रहा है। 4 लोगों का खाना नहीं बनता आजकल की लड़कियों से। कुछ देर बाद, अरे यश, इतने दोपहर में छत पर क्या करने जा रहा है? बाहर बहुत धूप है बेटा। मम्मी जूही के साथ कपड़े सुखाने जा रहा हूँ, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अरे जोरों का गुलाम बना लिया है मेरे बेटे को एकदम से। पता नहीं क्या टोना टोटका कर दिया है इसने। बेटा हो या बेटी, सब इसी के गुण गाते रहते हैं। अब ये 4 कपड़े सुखाने के लिए भी इसे मदद चाहिए। बोलो, ये क्या बात हुई मम्मी? भैया ने भाभी की काम में जरा सी मदद क्या कर दी? वो जोरू के गुलाम हो गए? ये तो अच्छी बात है ना कि वो भाभी की प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उनके काम में मदद कर रहे हैं। आप ही तो हमेशा भैया पर चिल्लाती रहती थी ना कि थोड़ी सी काम में हेल्प कर दिया कर। आपकी हेल्प करते थे तब तो ठीक था, भाभी की कर रहे तो गलत हो गया। मम्मी, कल को मेरी शादी होगी तो मैं भी तो चाहूंगी ना मेरा पति काम में थोड़ी मदद कर दे। तो मेरे पति को भी आप ऐसा ही कहेंगी? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। लगता ही नहीं कि तू मेरी बेटी है। हर बात में मेरा दोष निकालती रहती है, भाभी की चमची कहीं की। मैं चमची नहीं हूँ मम्मी, मैं बस गलत को गलत कह रही हूँ। और पता नहीं आपको क्या हुआ है, जब से भाभी आई हैं आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। आप हमेशा उनमें बुराई क्यों देखती रहती हैं? कुछ दिन बाद, भाभी, आज मैंने अपने सारे पुराने दोस्तों को घर पर बुलाया है, पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन मम्मी जी। मम्मी गई है ना मामा के घर 2 दिन के लिए, हमारी छुट्टी। शाम को, अरे जूही, आज हम लोग डिनर पर चलते हैं। लेट नाइट शो देखेंगे, डिनर करेंगे और तुम्हारी मनपसंद शॉपिंग भी। बताओ कैसा प्लान है? प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखो जूही प्लीज, आज छाया हमारे साथ नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कहा, आज छाया साथ नहीं जाएगी, क्योंकि आज तो मैं भी नहीं जाऊंगी। आज छाया ने घर पर पार्टी रखी है, हमारे और भी दोस्त आ रहे हैं। क्या है यार ये सब? मुझे ऐसा लगता है कि शादी तुमने मुझसे नहीं छाया से की है। भाड़ में जाओ दोनों। अरे इसमें अपसेट होने की क्या बात है? ऐसे करो, तुम भी हमारे साथ पार्टी ज्वाइन कर लो, बहुत मजा आएगा सच में। ठीक है, इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को तो मिलेगा, वरना तुम तो भूल ही गई हो कि पति नाम का प्राणी भी घर में रहता है। शाम को, अरे वाह जूही, तुम तो इस ड्रेस में आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आप भी जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, तब तक मैं किचन में हूँ। यश तैयार होकर रसोई में आता है तो देखता है कि जूही जूस तैयार कर रही है। देखो तो जूही, मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं भैया, और मैं जूही नहीं छाया हूँ। अरे लेकिन अभी तो ये ड्रेस जूही ने पहनी थी।
पहनी थी नहीं, पहनी है। ये देखो, हम दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है और ये दोनों ड्रेस मेरी प्यारी ननद रानी छाया लेकर आई है ताकि हम दोनों की जोड़ी एकदम बेमिसाल लगे पार्टी में। भैया और भाभी की शादी के 6 महीने पूरे होने की खुशी में ही मैंने आज ये पार्टी रखी है और इस मौके पर ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए तोहफा। तोहफा? हाँ भैया, आप दोनों अपनी हाफ एनिवर्सरी मनाने मनाली जा रहे हो। ये रही आपके टिकट और होटल की बुकिंग। बहन की बात सुनकर यश ने प्यार से उसे गले लगा लिया। उसे समझ में आ गया था कि इन ननद भाभी का प्यार अनमोल है और छाया के होने से उनके प्यार में कमी नहीं आ रही, बल्कि वो तो एक मजबूत पिलर की तरह उनके रिश्ते को संभाले हुए है। तो कैसा लगा आपको इन ननद भाभी का प्यार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया की चकाचौंध को कौन नहीं एंजॉय करना चाहता, लेकिन क्या फालतू की मौज मस्ती में पैसा खर्च करना सही है? देखिए जरा। आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। सही कहा, जहाँ भी जाओ तो केवल यही सुनने को मिलता है, फिलहाल जरूरत नहीं है। और अगर गलती से नौकरी मिल भी जाए तो उस तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खरीदी जाती। हाँ यार, ऊपर से रोज सुबह शाम घर वालों के ताने सुनकर ही पेट भरना पड़ता है। अब तो तेरा खाना बिना घर वालों के ताने सुने बिना पचता भी नहीं होगा, है? क्यों, तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते? कहते तो हैं, पर क्या करें, कानों को सुनने की आदत हो गई है। अच्छा, तुम्हें एक जरूरी चीज बताना तो भूल ही गया। कल ना मुझे कमल का फोन आया था। कौन कमल? जो उस मोटे सेठ के दफ्तर में काम करता है? उसने बताया कि उसकी फैक्ट्री में कुछ काम है, उसे आदमियों की जरूरत है और तनख्वाह भी अच्छी है, तो चलते हैं क्या? अरे वाह, पूरे दिन भर में अब कोई अच्छी खबर जाकर मिली है। अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो वो लोग खुशी से झूम उठेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो सुनाते हैं घर वालों को ये खुशखबरी। थोड़े दिन बाद दोनों फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं और उनको वो काम अच्छा लगता है। शहर की बात ही अलग है। ये चमचमाती हुई सड़कें, गाड़ियों का शोर, आंखें खोल देने वाले नज़ारे। शहर की इसी चकाचौंध में लोग अक्सर फंस जाते हैं मेरे दोस्त, तुम ये मत करना। क्यों, शहरों में क्या खराबी है? हमारी सारी ज़रूरतों का सामान यहीं मौजूद है और मैं तो खूब पैसे कमाऊंगा और यहीं एक अच्छा सा घर देखकर अपने परिवार के साथ बस भी जाऊंगा। पर उसके लिए मेरे दोस्त हमें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे और पैसे कमाने के लिए हमें मुंह कम हाथ ज्यादा चलाने होंगे। ऐसे ही काम करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं। काम करते करते पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए। अब तो घर वालों की बहुत याद आती है। हाँ सही कहा, कल माँ से बात हुई तो माँ भी यही पूछ रही थी घर कब आ रहा है। क्यों ना हम 4-5 दिन की छुट्टी लेकर गांव हुआ है। और हाँ, उससे पहले एक दिन बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान ले आएंगे। गांव में तो आधा सामान मिलता है, आधा नहीं। और मैंने सुना है शहर के बाजार बहुत बड़े और सुंदर होते हैं, वहाँ तरह तरह की दुकानें होती हैं। ठीक है, कल छुट्टी की अर्जी देने के बाद बाजार चलेंगे। अगले दिन बाजार में, अरे वो देखो, कितनी सारी दुकानें हैं, कितना सामान, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें। अरे देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, पहले वो सामान ले ले जो लेने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उस दुकान से शुरुआत करें क्या? नहीं, मुझे लगता है उस दुकान से, वहाँ से हमें सस्ता और अच्छा मिलेगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या वो दुकान तुम्हारे रिश्तेदार की है? नहीं, तुम्हारे। अरे दिमाग के पैदल इंसान, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा भीड़ है और दुकान में डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। तुम्हें तो सब पता है यहाँ के बारे में। अब चलोगे भी? हाँ हाँ चलो। अरे बस भी करो, कितना सामान लोगे? चलो ना, उस दुकान में भी देखते हैं। सारा जरूरत का सामान तो हम ले चुके हैं, अब तुम्हें कौन सा सामान चाहिए? जब हम दुकान के अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास क्या नहीं है। बस ये आखिरी दुकान है, इसके बाद सीधा घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है, पक्का। अब चलोगे भी अंदर? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज काफी खरीदारी की है? मुझे तो और भी करनी थी, पर सोचा आज के लिए इतना काफी है। मुझे तो लगा कि तुम थोड़ी देर बाद मुझसे पैसे मांगने लगोगे। अरे वो तो मैं भूल ही गया था। मजाक कर रहा हूँ। फिर कभी आएंगे।
आज सच में बहुत मजा आया। वैसे घर वाले अपने लिए तोहफे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। खरीदारी तो हो गई भाई, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, चलो वहीं खा लेते हैं। खाना कितना अच्छा था, मेरा तो पेट फुल भर गया है। रोजाना कैंटीन का वो बेस्वाद खाना खाकर मेरा मुंह भी बेस्वाद हो गया था। आज कुछ स्वादिष्ट खाकर दिल को सुकून मिला। रोज ऐसा खाने को मिले, आहा क्या मजा आ जाए। कैंटीन का खाना तो ठीक ही होता है। हाँ, आज का खाना उससे ज्यादा स्वादिष्ट था, मानना पड़ेगा। उस दिन से सुरेश कई बार बाजार जाता खरीदारी के लिए और साथ साथ बाहर से ही खाना खाकर आता। सुरेश, तो कल शाम को कैंटीन में खाने को नहीं आया। मैंने बहुत देर तक तेरा इंतजार किया, फिर किसी ने कहा कि तू बाजार गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तू बाजार गया था, कल फिर से क्यों गया? अरे कुछ दिन पहले जब मैं बाजार गया था ना, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया जूते देखे थे, पर मैं ले नहीं पाया। और अब जब तनख्वाह आ गई तो कल ही मैंने वो जूते खरीद लिए। देख, आज मैं पहन कर भी आया हूँ। हाँ यार, ये तो बहुत महंगा लगता है। लग कैसे रहे, आजकल ना मार्केट में बहुत चल रहा है, ज्यादातर लोग यही जूते खरीद रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो जूते हैं ना, तो फिर ये नया जूते क्यों? अरे क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन तुम अपनी सारी कमाई बेफिजुल की चीजों में खर्च कर रहे हो। बेफिजुल कहा, जूते ही तो लिए और एक आध सामान बस। कुछ दिनों बाद अरे वहाँ के छोले पूरी इतने अच्छे थे, क्या बताओ सच में। क्या बता रहे हो, जरा हमें भी बताओ। कल ना मैं बाजार गया हुआ था, वहाँ मैंने छोले पूरे खाई, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। तू कल फिर बाजार गया था? तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बाजार जाने लगा है और बेफिजुल की चीजों में अपनी कमाई उड़ा रहा है? अरे तो फिर से शुरू हो गया। तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी कमाई उड़ा रहा हूँ। अरे अपनी कमाई से तो खा रहा हूँ ना। लेकिन अगर तू अपनी सारी कमाई ऐसे ही उड़ाता रहा तो अपने घर वालों को क्या भेजेगा? उसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। उसके बाद से सुरेश राम से दूर रहने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों अपने घर जाते हैं। अरे तुमने सविता का घर देखा? उसने कितना शानदार घर बनवाया है। हाँ, मैंने देखा। जैसा मकान शहरों में देखने को मिलता है ना। मैंने सुना है उसका बेटा राम शहर में नौकरी करता है, उसी की वजह से वहाँ एक पक्का मकान बनवा पाए। अब हर किसी की किस्मत सविता की तरह थोड़ी ना है। इतना मेहनती बेटा, नहीं तो काम तो सुरेश भी वही करता है, पर क्या करे, उसने अपनी सारी कमाई फिजूल की चीजों में खर्च कर दी। दूर से सुरेश सब बातें सुन रहा होता है। काश मैंने तब राम की बात मान ली होती तो आज ये सब सुनना नहीं पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा दोस्त, तुम अपना पैसा फिजूल चीजों में बहा चुके हो। 2 महीने पहले ही सुहाना की शादी आशीष के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक ही सुहाना की तबीयत कुछ नर्म सी रहने लगी। अरे सुहाना बेटा, 12 बजने को आए, खाना कब बनाओगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी ठीक 1 बजे लंच के लिए आ जाते हैं। अब तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है उठने की। थकान सी महसूस हो रही है। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा चलो तुम आराम कर लो, खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, आपको तो खांसी उठ जाती है ना सब्जी छोंकने से। डॉक्टर ने मना किया है, आप कैसे खाना बनाएंगी? फिर आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अरे बेटा, किसी ना किसी को तो बनाना ही होगा ना। चलो ये सब चिंता छोड़ो, खाना मैं बना देती हूँ, तुम आराम कर लो। जब तबीयत थोड़ी ठीक लगे ना तो आकर समय से खाना खा लेना। ठीक है मम्मी जी। शाम के समय आशीष, पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबीयत बहुत डाउन सी रहती है। खड़े होने पर चक्कर जैसे आते हैं और लगातार कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सुहाना के कहने पर आशीष उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। सुहाना, एक अच्छी खबर है लेकिन साथ में थोड़ी परेशान करने वाली खबर भी है। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे घबराहट हो रही है। सुहाना, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन परेशानी की बात यह है कि बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना होगा।
तुम्हारा शरीर अभी अंदर से कमज़ोर है, इसलिए घर के काम ज़्यादा देर तक खड़े रहकर करना सब कुछ बंद। डॉक्टर की हिदायत के बाद आशीष और सुहानी घर आए तो उनके चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों झलक रही थी। अरे डॉक्टर के पास गए थे ना तुम दोनों, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ अब दादी बनने वाली हो। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर फिर तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? माँ प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्क है, इसलिए डॉक्टर ने सुहाना को आराम करने की सलाह दी है। अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है माँ, लेकिन सुहाना के बिना कैसे मैनेज होगा सब कुछ? सुहाना की देखभाल, घर की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? आप भी तो अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, आपको अस्थमा की परेशानी जो है। अच्छा बेटा, अगर तू कहे तो कोई काम वाली लगा लेते हैं जो घर के काम में भी मदद कर दे और समय से खाना वगैरह भी बना दे। ठीक है माँ, अब किसी काम वाली से बात कर लो। आशीष के कहने पर शशि एक काम वाली को रख लेती है, लेकिन एक अच्छी काम वाली ढूंढ पाना भी मुक्ति का द्वार ढूंढने से कम मुश्किल काम नहीं होता। सास शशि कई नौकरानियां लेकर आती है, लेकिन किसी का काम भी उसे पसंद नहीं आता। अरे बेटा, ये नौकरानियां तो पूरे घर का गणित बिगाड़ कर रख देंगी। कोई बिल्कुल उबला हुआ सा खाना बना देती है, तो कोई इतना तेल मसाला झोंक कर खाना बनाती है कि खाना ही मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। अरे मम्मी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है और माँ जी से काम नहीं होता। किसी तरह एक समय आशीष खाना बना रहे हैं और एक समय माँ जी। मुझे ना ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये सब क्यों हो गया, मेरी वजह से सब परेशान है। ऐसी बात नहीं सोचती बेटा, इसमें तेरी क्या गलती। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, तेरी छोटी बहन साक्षी को तेरे ससुराल भेज देती हूँ। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो घर का सब काम संभाल लेगी। लेकिन मम्मी, अगर उसे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो? अरे बेटा, तू ना बहुत ज़्यादा सोच रही है। बुरे समय में अपने ही अपनों के काम आते हैं। आज तुझे उसकी ज़रूरत है, कल को उसे तेरी ज़रूरत होगी। बस बेटा, यही तो होता है अपनापन। उससे तेरी मदद करके खुशी होगी। रुक, मैं तेरी बात करवाती हूँ। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं सब काम कर दिया करूँगी। अरे तुम्हारा घर ऐसे संभालूंगी जैसे वो मेरा ही घर है। तुम्हारी सास की सेवा तो बिल्कुल वैसे करूँगी जैसे वो मेरी सास हो, और तुम्हारे पति की भी सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरा। ए, क्या बोले जा रही है तू? होश में तो है? अरे दीदी, तूने गलत समझ लिया। मैं कह रही थी तुम्हारे पति की सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरे जीजा हो। तुम भी ना गलत बात दिमाग में ले आती हो। अच्छा ठीक है, मैं कल ना ससुराल पहुँच जाऊँगी तुम्हारे। सुनिए, मैंने ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मेरी छोटी बहन है ना साक्षी, वो यहाँ आकर रहने को तैयार हो गई है और उसने वादा किया है कि वो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझकर ही संभालेगी। सुहाना, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ साक्षी को बुलाने की? मैं और माँ मिलकर सब संभाल रहे थे ना। मेरी वजह से आप दोनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आप बस देखते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही साक्षी अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा जो तुम मदद करने के लिए भागी चली आई। आजकल कौन किसी की मदद करता है। अरे माँ जी, मैं तो इसे अपना घर समझ कर ही आई हूँ। वादा करो, आपको भी मुझे मेहमान नहीं, घर का सदस्य ही समझना होगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहुत मीठी बोली है तुम्हारी, किसी का भी मन मोह सकती हो चुटकियों में। भगवान ने तुम्हें ऐसी विशेष शक्ति दी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तब चाय नाश्ता खाना सब कुछ मैं बनाऊंगी। आप बस बैठी बैठी मुझे बताती जाइए क्या करना है, कैसे करना है। अरे वाह वाह बेटा, जीती रहो। मन खुश हो गया तुम्हें देखकर। सच बताऊँ तो इतनी खुश मिजाज और मिलनसार सुहाना भी नहीं है। वैसे तो सुहाना मेरी बहू है। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब जो है सो है। बात चली है तो मैं भी आपको बता दूं, वैसे तो सुहाना दीदी मेरी सगी बहन है, लेकिन वो ना शुरू से ही ऐसी है। ज़्यादा किसी से बात करना या बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना उन्हें कतई पसंद नहीं है। बल्कि वो तो रसोई के काम से वही हमेशा बचने की कोशिश में लगी रहती है। चल अच्छा है तू ये कह रही है, मैं कहती तो दुनिया कहती कि सास बहू में कमी निकाल रही है। अरे बेटा, पेट से है वो, ऐसी हालत में ना हर टाइम बिस्तर तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है।
अरे भाई, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि धरती पर पैर रख लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन ऐसी हालत में ना हाथ पैर चलाते रहो तो माँ और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। माना कि भारी काम के लिए डॉक्टर ने मना किया होगा, लेकिन अब खाकर अपने बर्तन सरका देना ये तो बहुओं के लक्षण नहीं होते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ जी। अरे हम लोग तो खुद उससे परेशान रहते थे, इसलिए जैसे ही मम्मी को पता चला कि सुहाना को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो सुहाना की आदत जानती है ना। ऐसी हालत में वो एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं हिला रही होगी। और देखिए, मम्मा का डर भी बिल्कुल सच साबित हुआ। धीरे धीरे साक्षी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो पूरे घर को बिल्कुल वैसे ही संभाल रही थी जैसे घर की बहू संभालती है। आशीष के लिए टिफिन और नाश्ता बनाने के अलावा वो उसके कपड़े भी प्रेस करती। इतना ही नहीं, उसके लिए पर्स, मोबाइल और घड़ी निकाल कर भी उसके हाथ में देती। लाइए माँ जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा, इतना काम करती है, तू थक जाती होगी। अगर काम खत्म हो गया हो तो जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। और पैरों का क्या है बेटा, उम्र के हिसाब से दर्द तो आता जाता रहता है। मुझे तो इस दर्द के साथ जीने की अब आदत हो गई है। मेरी छोड़। नहीं 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 माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरे होते हुए आप दर्द के साथ क्यों जिएंगी? लाइए, आपके पैरों की मैं मालिश कर देती हूँ, दर्द ना यूं छुमंतर हो जाएगा। अरे बेटा, तू तो जादूगरनी है। तुझसे बात करके ही मेरा दर्द गायब हो जाता है, मालिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सच बताओ, इतने प्यार से कभी सुहाना ने भी मुझसे बातें नहीं की। पैरों की मालिश करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। अरे कोई दो बातें प्यार से कर लेना तो उससे बड़ी कोई दवा नहीं होती दुनिया में। लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल बूढ़ों के पास बैठने का समय किसके पास है। क्या सुहाना दीदी कभी आपके पास बैठकर आपसे सुख दुख नहीं पूछती? ये तो बहुत गलत बात है। अपनी सास के पैरों की मालिश करना, उनसे सुख दुख पूछना, ये तो हर बहू का कर्तव्य होता है। अगर दीदी ये सब नहीं कर रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। दीदी, ये लो आपका खाना। और हाँ, आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उठने को मना किया है, इसलिए आज से आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ यहीं पर ला कर दे दूंगी। लेकिन आपको पूरे 24 घंटे सिर्फ आराम करना है। अरे साक्षी, मैं थक गई हूँ इतना आराम कर करके। देखो, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, उससे कुछ नहीं होता। नहीं दीदी, भगवान न करे आपकी सेहत को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। और मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? आपको आराम मिल सके इसलिए ना। तो बस जब तक मैं यहाँ हूँ आप निश्चिंत होकर आराम करो, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सामने वाली अलमारी खोल के देख, उसमें एक ड्रेस रखी हुई है, तेरे जीजू ने दी है। बता तो कैसी है? वाह दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन पाती। ये तो बहुत महंगी होगी ना? अरे महंगी सस्ती क्या, तुझे पसंद आई ना, ठीक है आज तू पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तू मेरी बहन है, अगर तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं भी तो तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ ना। बस याद से लौटा देना, गिफ्ट है ना। इसलिए मैं संभाल कर रखूँगी। लेकिन दीदी, ड्रेस जीजू आपके लिए लाए ना, जीजू को बुरा लग गया तो? अरे नहीं नहीं, तेरे जीजू इतनी छोटी सोच वाले नहीं है जो इतनी छोटी सी बात का बुरा मान जाए। आशीष ने ड्रेस मुझे दी है, उनके देने के बाद अब ये मेरी हो गई। अब मैं चाहे जिसे दूँ, मेरी मर्जी। आप इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, मैं इस ड्रेस को ले लेती हूँ। बहन से ड्रेस लेकर साक्षी अपने कमरे में आती है, उसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद आशीष ऑफिस से घर लौट कर आता है। अरे जीजा जी, आ गए आप? बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे ये ड्रेस, ये तो... हाँ, ये ड्रेस मुझे दीदी ने दी है। कह रही थी उन्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे घर में पहन लिया करूँ। क्या हुआ, आपको भी अच्छी नहीं लग रही है क्या? अब नहीं, वो बात नहीं है, अच्छी है ड्रेस। तुम जाओ चाय बना लो। साक्षी जो खेल अपनी बहन के ससुराल में खेल रही थी वो अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आया था। वो जानबूझकर सुहाना को सास और पति की नज़र में गिराना चाहती थी, इसलिए वो खुद ऐसी परिस्थितियां बनाती जिससे सुहाना बुरी साबित हो जाए और वो अच्छी। पहले वो सुहाना को बिस्तर से न उठने की कसम देती और बाहर आकर सुहाना की सास शशि को नई नई कहानियां सुनाती, जिससे शशि के मन में सुहाना की छवि धूमिल हो रही थी। देखिए ना माँ जी, क्या दीदी बैठे बैठे कपड़े भी तय नहीं कर सकती? थोड़ा बहुत हाथ पैर तो इंसान को हिलाना चाहिए ना। अब ठीक कहती थी, खाना खाकर बर्तन भी बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे पकड़ा देती है वो।
अरे मेरी सगी बहन है तभी मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कोई किसी की इतनी चाकरी नहीं कर सकता। आपकी जैसी सास मिली है उनको, उन्हें तो आपके पैर धोकर पीना चाहिए। कितना सपोर्ट करती हैं आप उनका, और वो उल्टा आपकी ही बुराइयां मुझसे करती रहती हैं। मैं तो थक गई हूँ उनकी वही बातें रोज रोज सुनकर। अरे बेटा, हमारे तो भाग फूट गए जो इस सुहाना जैसी निकम्मी और कामचोर बहू से पाला पड़ गया हमारा। कितना अच्छा होता अगर मेरे आशीष की शादी तुझसे हुई होती। सच में राम और सीता की जोड़ी लगती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सच बताऊँ तो इतने दिनों से इस घर में रहते रहते मुझे भी अब लगने लगा है कि काश आपका एक बेटा और होता तो मैं ये घर छोड़कर कभी जाती ही नहीं। हम हमेशा साथ रहते, खूब बातें करते, गोलगप्पे खाने जाते, और फिर मैं रात को आपके पैरों की तेल से मालिश भी करती। बहुत लगाव हो गया है मुझे भी इस घर से। खैर, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। हमारे भाग्य में जो लिखी थी वो हमें मिल गई। हमारी तो बस दिल से दुआ है बेटा कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। साक्षी ने धीरे धीरे सास शशि के मन में बहन सुहाना के प्रति खटाश भरती थी, और अब वो पुरजोर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आशीष भी उसकी बातों में आ जाए। एक दिन आशीष छत पर अकेले में बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी साक्षी चाय का प्याला लेकर वहां पहुंच जाती है। आपको चाय के साथ पकौड़ी बहुत पसंद है ना? देखिए, मैं आपके लिए प्याज की पकौड़ी बनाकर लाई हूँ। अरे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, आवाज़ लगा लेते, मैं नीचे आ जाता। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैंने माँ जी को अपने पक्ष में कर लिया है। वो मुझे इतना पसंद करती है कि आज और अभी अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाएंगी। आप यही कहते थे ना कि मेरी माँ नहीं मानेगी। देखिए, मैंने असंभव को संभव कर दिखाया। चलो अब कह भी दो सुहाना को कि आप उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो। ये शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई, बस फिर आप और मैं अपना सुंदर संसार बसाएंगे। उस सुहाना आपके लायक है ही नहीं, छोड़ दो उसे। मैं आपके पूरे परिवार की बहुत देखभाल करूंगी, माँ जी की सेवा करूंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। अच्छा, पत्नी तो तुम शादी के बाद बनोगी, लेकिन अभी तुम एक बेटी और बहन हो। क्या अपना बहन होने का कर्तव्य अच्छी तरह निभा रही हो तुम? सुहाना आँख बंद करके भरोसा करती है तुम पर, लेकिन बदले में तुम क्या कर रही हो उसके साथ? उसकी ही गृहस्थी को निगलना चाह रही हो। कम से कम उसके होने वाले बच्चे की तो शर्म कर लेती। बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद दूध के धुले हो। ये ज्ञान और नैतिकता की बातें मुझे मत सिखाओ। बस ये बताओ, सुहाना को सब कुछ सच कब बता रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन में मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षण था, लेकिन कुछ ही समय में मुझे समझ में आ गया था कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए डिग्री कॉलेज से निकलते समय तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने माँ के न मानने का झूठा नाटक किया और तुमसे ब्रेकअप कर लिया। इस बात को बीते कई साल गुजर जाने के बाद सुहाना का रिश्ता मेरे घर आया। मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन मैंने उससे शादी अपनी पसंद से की है। जब मुझे सगाई वाले दिन पता चला कि तुम उसकी छोटी बहन हो, तो मैंने यही सोचा कि शायद तुम भी पुरानी बातें भूलकर अब तक आगे बढ़ गई होगी। और सबसे बड़ी बात, साक्षी, 19 साल में बने रिश्ते और 28 की उम्र में बने रिश्ते की गहराई में अंतर तो होता ही है ना। मैंने खुली आंखों से पूरे मन से सुहाना को अपनी पत्नी माना है। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? कौन मानेगा कि सुहाना जैसी सीधी सादी लड़की की बहन इतनी तेज़ तर्रार हो सकती है? खैर छोड़ो, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। साफ साफ सुनो और समझ लो, तुम दुनिया की आखिरी लड़की होती तब भी मैं तुमसे शादी ना करता। मेरी पत्नी की बहन होने के नाते तुमने आज तक इस घर के लिए जो कुछ किया उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की ओट में जो गंदा खेल तुमने खेला है उसके लिए मैं मरते दम तक तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है, उसके सिवा अब मैं किसी की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझता। बेहतर होगा तुम अपना बैग पैक कर लो, घर वापस जाने का समय हो गया है। क्योंकि मेहमान ज़्यादा दिन टिक जाए तो अपनी औकात भूलने लगता है। आशीष के मुंह से दो टुक जवाब सुनकर साक्षी निरुत्तर थी। अगले ही दिन वो हमेशा के लिए अपने घर लौट जाती है। 2 महीने के बाद सुहाना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। मीना का कोई भाई नहीं था। उसके पिता ने भी उसे कभी लड़कियों वाले कोई गुण दिए ही नहीं। देख मीना, पूरी दुनिया का काम कोई भी कर सकता है,
लेकिन तेरी पहचान सिर्फ तेरे ओहदे से होगी कि तू करती क्या है। बेटा सब चीज़ फालतू है सिवाय तुम्हारे काम के, समझी? समझ गई पापा। हम हर काम के लिए नौकर रख सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमारा काम कोई नहीं कर सकता। और हम जितना पैसा कमाएंगे लोग हमें उतना ही पूछेंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है ना पापा? हाँ बेटा बिल्कुल सही। अगले रोज मीना की माँ बीमार हो जाती है। माँ कहाँ हो? अब तक चाय क्यों नहीं दी? माँ की तरफ से कोई आवाज ना आने पर मीना बाहर आती है। उसे कोई नहीं दिखता तो वो सीधे माँ के कमरे में जाती है, जहाँ माँ बिस्तर में लेटी होती है। बेटा मीना खुद चाय बना ले और हो सके तो एक कप मुझे भी दे देना। मीना घड़ी देखती है। ओहो, मुझे तो लेट हो रहा है। क्या माँ पहले बता देती कि बीमार होने वाली हो, मैं कुछ प्लानिंग कर लेती। अब मैं बाहर कुछ खा लूंगी, तुम अपना देख लेना। अरे बेटा तेरे पापा भी चले गए ऐसे छोड़कर, तू मत जा। डॉक्टर को तो बुला दे कम से कम। लेकिन मीना नहीं सुनती, वो चली जाती है। शाम को जब बाप बेटी घर आते हैं तो माँ नहीं होती। अरे तुम्हारी माँ नहीं है, कहाँ गई? पता नहीं, सुबह बीमार थी, हो सकता है डॉक्टर के पास गई होंगी। अच्छा ठीक है, फिर खाने का क्या करे? खाना भी नहीं बनाया होगा। क्या पापा, खाने के लिए ये फ़ोन है ना, अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। और पापा आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, कल मेरी मीटिंग है। बाप और बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पिता को बिस्तर पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम लोग सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हो, जैसे खुद थे बेटी को भी वैसा ही बना दिया। मैं बीमार थी, मर रही थी, लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पिता चिट्ठी साइड में रखता है, कुछ सोचता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह, ओहो, माँ ने आज भी चाय नहीं बनाई। माँ चाय दो ना, कहाँ हो? ऑफिस के लिए रोज देर कराती हो। तभी एक काम वाली आती है और मीना को चाय देती है। कौन हो तुम? पिता भी आ जाते हैं और मीना को चिट्ठी देते हैं। तुम्हारी माँ को हम लोगों की कोई फिक्र नहीं है, चली गई छोड़कर। उसे क्या पता कि हम उसके बिना मर नहीं रहे। ये मालती है घर की मेड, आज से सारा काम ये करेगी। और हाँ, तेरी माँ से अच्छा खाना बनाती है, मैंने अभी खाया है। ठीक है पापा, मैं चली ऑफिस। मालती फटाफट खाना बनाकर पैक कर दो। मीना और उसके पिता मशीनी जिंदगी जी रहे थे कि एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है, मैं अब शायद इंडिया कभी वापस ना आऊँ। ओह पापा, फिर मैं कैसे रहूंगी? पता नहीं माँ भी कहाँ है अब। ऐसा कर बेटा, तू शादी कर ले, 2-4 लोगों के साथ रहेगी तो मन लगा रहेगा, अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा और काम के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है पापा, देख लो कोई लड़का फिर जो अच्छा कमाता हो। पिता बेटी के लिए लड़का देखता है और उन्हें एक लड़का मिल जाता है। बेटा शाम को हम लोगों को प्रशांत के घर जाना है, एक बार उससे मिल लो, शायद तुमको ठीक लगे। मीना पिता के साथ प्रशांत को देखने जाती है। उनके घर से प्रशांत के घर का माहौल बिल्कुल उल्टा होता है। मीना को देखने प्रशांत का पूरा खानदान आया था। मीना, ये मेरी बुआ है और ये चाची, सब तुमको देखने आए हैं। वो क्या है ना, हमारा पूरा परिवार साथ ही रहता है। साथ? यहाँ इस घर में? अरे नहीं, इस घर में तो सिर्फ हम रहते हैं, लेकिन हाँ आसपास ही हैं सब। सुख दुख में सब साथ साथ हो जाते हैं। मीना को प्रशांत से बात करके अच्छा लगता है। वो अपने पिता के साथ घर आती है और तो कैसा लगा सब? ठीक है पापा, मैंने कौन सा घर में रहना है? हाँ बेटा देख लेना, अगर ठीक लगे तो रहना, नहीं तो तलाक देकर अमेरिका आ जाना, वहाँ तुम्हारे लिए कोई लड़का देख लूंगा। वो लोग तो यहाँ के लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ पापा, लेकिन आज माँ होती तो। पिता को मीना की बात पर गुस्सा आ जाता है। देखो बेटा, कमजोर नहीं होना है, रिश्ते सिर्फ हमें कमजोर बनाते हैं। आज ये लोग सारे जो तुम्हें देखने आए थे ना, ये तुम्हें देखने नहीं आए थे, ये तो ये देखने आए थे कि क्या लड़की भी इतना कमा सकती है। देखो बेटा, साफ साफ बोलता हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मीना भी पिता के कहने पर ही चलती है और शादी करके ससुराल जाती है, जहाँ उसे भरा पूरा परिवार मिलता है। बेचारी की माँ इसे छोड़कर चली गई थी, तब से बिना माँ की बच्ची है।
लेकिन देखो पढ़ाई भी की और कामकाजी लड़की है, कभी भटकी नहीं राह से कि माँ नहीं है तो कुछ भी करे। मीना दोनों की बात सुन रही थी। वो उन लोगों की बात सुनकर कमरे में आती है और पिता को फ़ोन करती है। पापा, आपने माँ के बारे में क्या बताया है इन लोगों को? यही कि तुम्हारी माँ तुम्हें और मुझे छोड़कर भाग गई है। और क्या कहता, हम लोगों को पैसा कमाना था, उसकी तबीयत का ख्याल नहीं रखा तुमने, ये सब कहता क्या? मैंने ख्याल नहीं रखा पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? और क्या मीना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा भी था कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना था। तुम्हारे जाने के बाद उसे खून की उल्टी हुई, पड़ोसन के घर के दरवाजे में जाकर गिरी तेरी माँ। और चुप हो जाओ पापा, आपने कौन सा माँ का ख्याल रख लिया? पिता माँ के जाने का जिम्मेदार सिर्फ मीना को बताते हैं, जिससे मीना काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी मीना की सास आ जाती है। मीना बेटा रोते नहीं, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और क्या हुआ, पापा अमेरिका जा रहे हैं, तुम जाती रहना मिलने बेटा। नहीं जाना मुझे कहीं भी किसी से मिलने। हाँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा मूड ठीक नहीं है। सास मीना को समझती है। उसे पता होता है कि वो अकेली है, शादी के बाद अपना घर छोड़कर आई है। वो वहाँ से बिना बुरा माने चली जाती है। अगले रोज़ सुबह मीना उठती है। जब सब घर में सो रहे होते हैं वो तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन दोपहर में, मैडम आपसे मिलने कोई आदमी आया है। मेरे ऑफिस में कौन मिलने आया? वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है जहाँ उसके ससुर हाथ में टिफ़िन लेकर बैठे होते हैं। बहू वो क्या है ना, हम लोगों के घर सबको देर से उठने की आदत है, तो खाना देर से बनता है। प्रशांत भी ऑफिस में देरी से ही जाता है, लेकिन तेरी सास ने कहा है कि वो कल से वक्त पर उठा करेगी। मीना ससुर को देखकर सोचती है कि क्या ज़रूरत थी इन्हें इतनी दूर आने की। इसीलिए कि सिर्फ मैं भूखी ना रह जाऊं, ससुर इतनी दूर आए। वो ससुर के हाथ से खाना ले लेती है। मीना की ज़िंदगी अब शादी के बाद बदलने लगती है। वो घर जाती है जहाँ प्रशांत अपनी बहन से बात कर रहा था। अरे महक, तू क्यों परेशान होती है, तेरा भाई है ना। हाँ बेटा प्रशांत, तेरी बहन परेशान है, जा उससे लेकर आ जा। मीना देखती तो सब है लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछती कि क्या हुआ। वो कमरे में जा रही थी कि मीरा तुम सो जाना, मैं महक को लेने जा रहा हूँ उसके ससुराल। वो क्या ना, उसे बेबी होने वाला है और उसका मन माँ के पास रहने का कर रहा है। ठीक है। मीना की ननद घर आती है। वो देखती है कि कैसे माँ अपनी बेटी का ख्याल रखती है, कैसे बेटी माँ के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती है। लेकिन मीना की माँ कहाँ हो तुम, मुझे माफ कर दो माँ। वो रो रही होती है कि पति का हाथ उसके कंधे में आ जाता है। माँ की याद आ रही है, लेकिन रो क्यों रही हो? वो अच्छी नहीं थी, वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाती ना। शट अप! मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। नहीं है मेरी माँ। मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। ये तो तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं कि वो कहाँ है। रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। प्रशांत मीना के पापा से बात करता है और मीना की माँ का पता लगा लेता है। वो मीना को उसकी माँ के पास लेकर जाता है। मीना बेटा, कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में, शादी हो गई तेरी। मीना, माँ का काम तो काम वाली कर देती होगी ना, माँ की तो कभी याद नहीं आई होगी। तुम्हारे पापा कैसे हैं? इतने साल बाद माँ को देखकर मीना उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? माँ मुझे माफ कर दो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। माँ मेरे साथ रहो, मुझे माफ कर दो। पर बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, कौन सी माँ बेटी के ससुराल में रहती है? मीना पति की ओर देखती है। माँ, मीना का घर है वो, और आप उसकी माँ। मीना पति का फैसला समझ जाती है और माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है।